लश्करी ने कर दिया पैंथर को डिस। ठीक है। सबसे पहले मेरे को जब पता चला कि हसल में आ रहा है तो मैंने उसको कॉल लगाया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। आप इतने बड़े हो गए बहन के फोन नहीं उठा रहे हो। लश्करी के मैटर होते थे इंदौर में, ठीक है, मेरे घर के पास भी हुए। लश्करी का सबसे पहला फोन मेरे को लगाया कि हर जो टीनेजर है वो आपके गाने बजाए और आपको वहां से भी वोट्स आए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो अंश भाई, जैसे 10th के बाद में जैसे एक बंदे को सब्जेक्ट चूज करना होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट चूज करने के बाद उसकी होल लाइफ चेंज होती है। सेम चीजें यूट्यूब पे लाई होती है। हाँ। कि अगर मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो मुझे क्या क्या पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल। तो अगर किसी भी इंसान को किसी भी किसी भी फील्ड के इंसान को अगर यूट्यूब चालू करना है और अगर सीखना है कि मैं यूट्यूबर कैसे बनूं, तो उसको सिर्फ 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप पता करो कि आपकी फील्ड क्या है। फील्ड में क्या आता है, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट या जो भी अलग अलग टाइप से, जैसे आप अगर फाइटिंग की वीडियोस बनाते हो, आप मार्शल आर्ट सिखाते हो, तो आपकी फील्ड वो हो गई। अगर आपको उसमें यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके बाद आपको आपकी नीश फाइंड करनी पड़ेगी कि अब मार्शल आर्ट सीखने वाले कौन है, क्या मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। पहले आपको ऑडियंस का पता करना पड़ेगा कि किस टाइप की वीडियोस लोग देखना पसंद करते हैं। कि क्या बच्चे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं या कोई बड़े एज वाला जो शायद 50-60 के बाद कोई सीखना नहीं चाहता है, क्या वो भी सीखना चाहते हैं। अगर आप वीडियोस बनाते हो तो वो किसके लिए बेनिफिशियल होगी, टीनेजर्स के लिए या एजेड लोगों के लिए या फिर जो 30 से 40 के बीच में आते हैं। तो ये आपने आपकी ऑडियंस फाइंड कर ली, एज क्राइटेरिया फाइंड कर लिया। उसके बाद नीश बहुत जरूरी होती है। नीश वही एज क्राइटेरिया होता है कि आप अगर एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हो तो आपको एजुकेशनल वीडियोस ही बनानी है। आप उसके बीच में अगर कोई फनी वीडियोस डालोगे, किसी के ऊपर प्रैंक करते हुए वीडियोस डालोगे, तो वो आपके नीश से बाहर वीडियोस हो जाएगी। तो वो आपको लोग देखना प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूनम पांडे हो गई। अब पूनम पांडे अगर कल से इंग्लिश की कोचिंग चालू करेगी, लोग उसको क्या पढ़ने के लिए देखने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका नीश क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एग्जैक्टली। तो नीश ये होता है। और सबसे एंड में आपको ये पता करना है कि आप किस लेवल पे वीडियोस बना सकते हैं। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कि क्या आप हाई बजट वीडियोस बना सकते हो या आप अपनी सेल्फी कैमरा खोल के ही वीडियोस बनाना चाहते हो, मोबाइल से बनाना चाहते हो, कैमरे से बनाना चाहते हो। तो आप एक बजट डिसाइड कर लेते हो अपने वीडियोस के लिए। और जैसे ही आपके ये 3 पॉइंटर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप यूट्यूबर बन जाते हो। और इसमें फिर एक जो चैनल का वो होता है कि इंटरटेनमेंट चैनल जो होता है जी। और फिर इन सब में सबसे ज्यादा पैसा कौन से कैटेगरी में होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इन चीजों में ना सब जाना चाहते हैं लेकिन जाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पैसा होता है फाइनेंस वाली वीडियोस में। ओके। जिसमें आप पैसे की बात करते हो। अगर आप पैसे की बात कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा पैसा है। आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हो, उसमें बहुत पैसा है। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, आप कोई शेयर मार्केट की बात कर रहे हो, उसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, कौन होंगे एडवर्टाइजर्स? जैसे बिटकॉइन की बात कर रहे हो तो बिटकॉइन ही आपका एडवर्टाइजर हुआ। या ग्रो, जिसपे बिटकॉइन आप खरीद सकते हो, ग्रो आपके ऊपर एड्स लगाएगा आपकी वीडियोस पे। तो ग्रो ऑलरेडी एक फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उससे आपको पैसा ज्यादा देगा एड रन कराने वाला। और वहीं आप अगर एंटरटेनमेंट पे आते हो तो आपके ऊपर एड्स आएंगे ब्लिंकिट के हो गए या फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट जोमेटो हो गया उसके हो गए। तो वो आपको एज कंपेयर टू फाइनेंस कम पैसा देते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत लोग ना एंटरटेनमेंट सेक्टर से फाइनेंस सेक्टर में चले जाते हैं। हाँ। एक फाड़ मजिशियन करके एक बंदा है, वो पहले प्रैंक वीडियोस कह लो, कॉमेडी वीडियोस कह लो या मैजिक वो मजिशियन वाली वीडियोस कह लो, वो बनाता था। लेकिन उसके बाद वो अब टेक्निकल चीजों में घुस गया, टेक्निकल प्रोडक्ट्स में घुस गया, टेक में घुस गया। हाँ। अब एंटरटेनमेंट के मुकाबले टेक में ज्यादा एडवर्टाइजर्स पैसा देते हैं। ओके। जहां आपको 10 रुपए मिल रहे थे अब शायद वहां आपको 15 रुपए मिले। जस्ट फॉर एग्जांपल मनोज दे। हाँ, ये टेक क्रिएटर्स है। टेक्निकल गुरुजी। हाँ, ये टेक क्रिएटर्स है। इनको एज कंपेयर टू शॉर्ट क्रिएटर्स, कॉमेडी क्रिएटर्स या फॉर एग्जांपल भुवन बाम जैसा बंदा, अगर 10 मिनट की वीडियो भुवन बाम ने डाली है, 10 मिनट की वीडियो टेक्निकल गुरुजी ने डाली है, दोनों में से ज्यादा पैसा टेक्निकल गुरुजी के पास है। ओके। कट एंड क्लियर। मतलब और CTR क्या होता है?
CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, और आपका थंबनेल बहुत मायने रख जाता है। आजकल शॉर्ट्स पे भी मायने रखता है, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं। लॉन्ग पे बहुत मायने इसलिए रखता है कि आप यूट्यूब पे जाते हो, आप स्क्रॉल करते हो, हाँ। आपका ध्यान टाइटल पे जाएगा ही नहीं। आप सबसे पहले थंबनेल को देखोगे। ऑब्वियसली। आप थंबनेल पे देखोगे कि यार वीडियो में है क्या। आप किसी बुक को कवर से जज करना चाहोगे। हाँ। यूट्यूब पे यही होता है। हाँ। आपने देखा कि इस वीडियो में, अच्छा ठीक है, कोई वेब सीरीज का थंबनेल है। अगर आपका मन है वेब सीरीज देखने का तो आप देखोगे। ठीक है, वहीं आपने देखा कि बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000, है ना, और आप सोच ही रहे थे लास्ट महीने से, अरे 30,000 का बजट है, मुझे एक फोन खरीदना है। तो थंबनेल यहाँ मायने रख गया। अब CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, कि उस थंबनेल से आपको कितना बेनिफिट हुआ, कितने क्लिक्स आए आपकी वीडियो पे, और वो क्लिक्स मायने रख जाते हैं आपकी एंगेजमेंट के लिए। ओके। कि आपकी वीडियो उसके बाद कितनी ज्यादा आगे जा सकती है, और आपकी वीडियोस पे क्लिक्स अगर आ रहे हैं, मतलब आपकी एंगेजमेंट अच्छी जा रही है, फिर रीच भी उस हिसाब से मिलेगी। रीच बढ़ती है। यूट्यूब का तो सिंपल एल्गोरिदम है, वो 10 को भेजेगा, 10 को, अगर 10 में से 8 लोगों को अच्छी लगी तो वो 8 लोगों को और भेजेगा, राइट। तो वो ऐसी ग्राफ बढ़ता है। एक रेशियो होता है, जैसे आप बोल रहे हो क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता होगा कि भाई 5%, 10%, 15% ग्राफ चलता है ना। डिपेंड्स ऑन कि आपकी थंबनेल और आपका वीडियो कंटेंट कितना ज्यादा ब्लेंड हो रहा है। और वो कितना होना चाहिए, एक प्रकार से कितना होना चाहिए जब आपकी वीडियो को रीच मैटर नहीं करता, नहीं करता। नहीं करता। 1% अगर क्लिक थ्रू रेट है तो भी जाएगा। नहीं करता। मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास ऑडियंस है तो आपको थंबनेल की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके। अगर आपके पास रेगुलर व्यूअर्स है, जैसे भुवन बाम का मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो कोई वीडियो डालते हैं तो उसके बाद वो थंबनेल पे अगर ध्यान नहीं भी दें तो लोगों को दिमाग में रहेगा कि अरे भुवन ने एक वीडियो डाली है, देखना है, देखना है। तो यहाँ क्या CTR मायने रखा? नहीं, फेस वैल्यू हो गई ना। फेस वैल्यू हो गई, आपकी ऑडियंस हो गई, आपने एक ब्रांड बिल्ड कर लिया, आपने एक ऑडियंस बिल्ड कर ली जो आपकी एकदम लाइक कल्ट ऑडियंस है। कि आप अगर कुछ डाल रहे हो वो देखेगी, आप टीजर डाल रहे हो आपके पास सेम व्यूज आएंगे आपकी जो वीडियोस है उसके कंपैरिजन में। तो CTR मैटर नहीं करता अगर आपके पास ऑडियंस है। CTR मैटर वहां करता है कि आप नए यूट्यूबर हो, आप नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्वालिटी वैसी देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आपको वही चीज देनी पड़ेगी जो आप थंबनेल में दिखा रहे हो। यूट्यूब ने अभी कर दिया है कि थंबनेल अगर आपका कुछ और दिखा रहा है, वीडियो कंटेंट कुछ और है, तो वीडियो ब्लॉक भी हो सकती है। ये नया गाइडलाइन है ये। जैसे ब्लॉग्स में लोग करते हैं कि भाई मेरे घर से गाड़ी चोरी हो गई, हाँ, और वो गाड़ी चोरी नहीं कुछ और ही निकलता है। यस, तो ये गलत है, ये मिसलीडिंग कंटेंट हो गया। ओके, मतलब इतना ज्यादा। हाँ, इसके एल्गोरिदम समझना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है तब तक जब तक आप उस चीज में हो ही नहीं। हाँ। आप यूट्यूबर नहीं हो तो आपको यूट्यूब टफ लगेगा, लेकिन आप जैसे घुसते जाओगे आपको वही पता चलेगा कि यार ये तो वैसा ही है कि आपके रिलेशनशिप में कितनी गलतियां जा रही है, कितना सब अच्छा जा रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे खुश करो, यूट्यूब इज लाइक गर्लफ्रेंड, है ना। आपको उसको इंप्रेस करके रखना है कि देखो हमारे इतनी ऑडियंस आती है आपके लिए, है ना, हमारे पास इतने ब्रांड्स हम आपके लिए ला सकते हैं। Okay. हम इतनी वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पे आके लोग देखते हैं, हमारी इतनी ऑडियंस है। ओके, इंप्रेस हुई, है ना, तो फिर आपको वो देगी ऑब्वियसली अच्छी एंगेजमेंट। हाँ। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल। और जो वीडियोस ब्लॉक होती है या तो उस पर स्ट्राइक आ जाती है, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कीजिए। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस आजकल इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपने अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने भी नहीं पढ़ी। ओके, ठीक है, लेकिन आपको इतना नॉलेज तो होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। कि आप किसी वीडियो में किसी बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर रहे हो, है ना, या अल्कोहल कंजप्शन अगर दिख रहा है तो 18+ के ऊपर ही होना चाहिए। अंडर 18 अगर आप करते हो तो उस पर आपको स्ट्राइक या वार्निंग आ सकती है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर आपके लिए क्लियर है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। ओके, कि वो आपकी एंगेजमेंट में मायने रखती है। अगर आप अंडर कम्युनिटी गाइडलाइंस हो तो आपकी एंगेजमेंट बूस्टअप करेगी, लेकिन अगर आपने जरा सा भी फकअप किया तो वहां आपकी एंगेजमेंट गिर जाएगी। वार्निंग ये आती है, उसके बाद 3 स्ट्राइक आती है, और उसके बाद आपका चैनल खत्म, ब्लॉक। भाई आपने 6 महीने में, ठीक है, 1 मिलियन टच करे। बिल्कुल भाई। तो ये कैसे करा भाई? शॉकिंग नहीं है? शॉकिंग है, ऑब्वियसली मेरे लिए भी है। मैं तो अभी भी डाइजेस्ट नहीं करता हूं कि यार मैं जब अमित बड़ाना, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स जब 2018-19
या और पहले 17 18 से पहले, है ना, उसके आसपास वीडियोस बनाते थे और हर बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है। उनको देख के तो बहुत लोगों ने स्टार्ट किया है। अब मैंने भी यूट्यूब बनाई, मतलब वीडियोस बनाई थी यूट्यूब पे 2017-18 में, चली क्यों नहीं? क्योंकि आपने वैसी ही बना दी जैसे इन लोगों ने बनाई, आपने वही चीज वापस बना दी, तो इंसान क्यों देखेगा? वो आपको देखेगा कि उसको देखेगा? वहां नहीं चली, ट्राई तो मैंने पहले भी किया, तो मैंने अभी 6 महीने में 1 मिलियन कैसे अचीव कर लिए? मैं चाहता तो तब भी कर सकता था, है ना। अब वहां से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली थी 2017-18 में, थोड़ी डाली, 10-12 वीडियोस डाली होगी, उसके बाद मैंने यूट्यूब बंद कर दिया, क्योंकि आप मन मर जाता है यार कि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, बना के क्या करोगे। लेकिन उसके बाद मैं शॉर्ट्स से इंट्रोड्यूस हुआ। ओके। ठीक है, जैसे लोग टिकटॉक बना रहे थे पहले, टिकटॉक पे कितने लोग वायरल थे, जैसे टिकटॉक बैन हुआ, सारी ऑडियंस शिफ्ट हो गई यूट्यूब शॉर्ट्स पे। हाँ। सबसे बड़ा शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बाद क्या बचा? यूट्यूब शॉर्ट्स। अब यूट्यूब शॉर्ट्स पे सारी ऑडियंस है, टिकटॉक की भी है और इंस्टाग्राम रील्स की भी है। ओके। अगर आपके पास समुंदर है तो आप वहां मछली पकड़ सकते हो, हर नदी में मछली नहीं मिलेगी। ठीक है, सेम गोस फॉर मी, कि जब मैंने उस टाइम पे वीडियोस बनाई थी तब उतनी ऑडियंस नहीं थी, लेकिन अब उतनी ऑडियंस है। और मैंने जैसे बताया 3 पॉइंटर्स, मैंने वही अपने लिए भी फॉलो करे और वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। मैंने एक चीज देखी, दूसरे के शॉर्ट्स देखे हैं और आपके शॉर्ट्स देखे थे, तो उस टाइम पे शॉर्ट्स में भी थंबनेल है। हाँ, नहीं डाल रहा है कोई, नहीं डाल रहा है, नहीं डाल रहा है कोई, फर्क पड़ा ना। मैंने ऐसे बोला थंबनेल बहुत फर्क पड़ जाता है अगर आप नए क्रिएटर हो उसके लिए। शॉर्ट्स में थंबनेल कोई नहीं डाल रहा है, लोग कोई भी अपनी वीडियो का एक पर्टिकुलर पार्ट पे कवर लगा देते हैं, थंबनेल लगा देते हैं, उनको लगता है चल जाएगी, चल जाती है, लेकिन क्वालिटी भी अगर आप दे दो एक शॉर्ट्स जैसी चीज में, उससे बेटर क्या होगा? सोने पे सुहागा हो गया। रीजन है मेरे पास कि 1 मिलियन कैसे हुए मेरे। वन ऑफ द रीजन ये है कि मैंने शॉर्ट्स पे थंबनेल लगा दिए। वन ऑफ द रीजन ये है कि मैंने वो क्रिंज से साउंड इफेक्ट्स यूज नहीं करे, जो चाइनीज साउंड इफेक्ट्स है, जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अभी तक, हाँ, वो जो चला गया उसके बाद में उनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके बाद भी अभी तक वो यूज करते हैं, वो अपग्रेड नहीं कर पाए। और मैंने शुरू से ही वो चीज नहीं रखी, मैंने बहुत सीरियस नोट पे रखा, क्योंकि मेरी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व थी। हाँ, नीट एंड क्लीन पूरा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जरा से भी वीडियोस क्रिंज दिखे या ऐसी दिखे कि मैं ही नहीं देखना चाहूं। हमने हमारी सारी वीडियो शुरू से ऐसी बनाई कि क्या मैं ये वीडियोस देखूंगा? ओके। कितना मैटर करता है। सही बात है। हर इंसान को अपना काम वैसे ही करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर बिजनेसमैन है, उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या ये प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा? सही बात है। ठीक है, क्या मैं किसी को मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ, क्या ये इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, इससे मैं सीख पाऊंगा? हाँ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ कि कुछ नई टेक्निक ये मुझे बता देगा कि मेरे काम आ कि जाए। मेरे काम आ जाए। क्या कुछ मैथ्स के जो ट्रिक्स होती है, हाँ, क्या ये ट्रिक्स मेरे को काम आएगी? या सिर्फ मैं बस सिखा रहा हूँ, काम चल रहा है बस काम चल रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। आपको हमेशा से ऐसा रखना चाहिए कि क्या मैं भी एक कंज्यूमर हूँ अपने ही प्रोडक्ट का, अपनी ही सर्विस का, तो वो बहुत बेनिफिट देती है आपको। और यूट्यूब पे एक चीज ये है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो एक रहता है 10 मिलियन का क्राइटेरिया, जो कि है शॉर्ट्स का, और एक लॉन्ग वीडियो। तो फायदा किन में होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा फायदा होता है लॉन्ग वीडियो से मोनेटाइज होने में। रीजन? मोनेटाइज होने का पहले क्राइटेरिया समझते हैं। लॉन्ग वीडियो पे आपको चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोस मतलब 3 मिनट से बड़ी। अभी नया कर दिया है कि पहले 1 मिनट से बड़ी चलती थी, अब 3 मिनट से बड़ी लॉन्ग वीडियोस होती है। ओके। हाँ। अब शॉर्ट्स पे ऐसा होता है कि आपको मिनिमम सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं 1000 और इन टोटल व्यूज चाहिए होते हैं आखिरी 90 दिन में 10 मिलियन। हाँ। 10 मिलियन अगर आपके व्यूज है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फिर वही बात है कि शॉर्ट्स की ऑडियंस समुंदर जैसी है, हाँ। और लॉन्ग वीडियोस की ऑडियंस लेक जैसी है। हाँ। खूबसूरत लेकिन छोटी, हाँ। है ना। अब खूबसूरती की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सही बात। पैसा मिलता है। हाँ। वहां पे समुंदर में क्या खो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब शॉर्ट्स की ऑडियंस समंदर जैसी है ना, और आपका यूट्यूब चैनल नाव जैसा है। ठीक है। अगर आपको समंदर की मछलियां चाहिए, समंदर में गहरा जाना पड़ेगा, मतलब रोज की एक शॉर्ट्स डालनी पड़ेगी। ओके। क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको, कि आप रोज 1 या 2 शॉर्ट्स डाल रहे हो तो आपके पास ऑडियंस आएगी। और दूसरी साइड पे लेक आप मान के चलो कि लॉन्ग वीडियोस वाली ऑडियंस है। ठीक है, अब वहां पे आपको
एक हफ्ते में भले एक वीडियो डालनी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में डालनी है। ओके। कुछ लोग होते हैं जो रोज डालते हैं, बट उनकी ऑडियंस या उनका रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पाता। आप जितना टाइम लेके जितना क्वालिटी वीडियोस डाल पाओगे, जितनी लंबी वीडियोस डालोगे, उतना ज्यादा बेटर होता है। ओके। और वहां पे आपको क्या है, लेक के पास खड़े रह के डंडी डाली, मच्छी निकाली, घर चले गए, है ना। और वहीं समुंदर में आपको गहरा जाना, गिर गए तो लफड़े हो जाएंगे। और शॉर्ट्स की ऑडियंस बहुत ज्यादा रोटेटिंग होती है कि आप अगर रोज नया शॉर्ट डाल रहे हो तो आपको नई ऑडियंस मिलेगी, नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। और उसी दूसरी साइड पे जो लॉन्ग वीडियो की ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा फिक्स्ड ऑडियंस होती है कि आज आपने अगर एक न्यू टाइप की वीडियो डाली, आपको उससे 100 लोग मिले। आपने नेक्स्ट वीक थोड़ी लो क्वालिटी की वीडियो डाली या इतना खास वीडियो नहीं डाली, तो आपको 20 से 30 सब्सक्राइबर मिले। और उसके बाद जो आपके 100 जो पहले थे, उन्होंने भी सोचा यार पिछली बार अच्छी डाली थी, इस बार गड़बड़ डाल दी, तो आपके सब्सक्राइबर्स माइनस भी हो सकते हैं। शॉर्ट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स माइनस ही नहीं होते, बढ़ते ही जाते हैं, प्लस बढ़ते ही जाते हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो क्रिएटर हो तो आपको एक रिस्क रहेगा कि आपके सब्सक्राइबर्स कभी भी घट सकते हैं। ठीक है, जैसे हम शुरू में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स को सब्सक्राइब करके रखते थे, लेकिन आज हम उनको नहीं देखते हैं। मुझे जो पसंद होगा मैं वही देखूंगा, वही देखेंगे, है ना। नहीं तो हम बोर हो जाते हैं, यार पहले अच्छा बनाता था, अभी इतना खास नहीं बनाता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, अब हम उनको नहीं देखते हैं क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो बनाते थे। अब शॉर्ट्स वीडियो पे तो आप 30 दिन में 30 वीडियो दे रहे हो, रोज नया कंटेंट, है ना। और आजकल लोगों का माइंडसेट वैसा हो गया कि हमको शॉर्ट्स कंटेंट ही कंज्यूम करना है। ओके। वो 10 मिनट का कंटेंट देख ही नहीं पा रहे। ऑडियंस ऐसी हो गई है कि आप शॉर्ट्स डाल रहे हो तो चलो 1 मिनट में खत्म हो गई, 30 सेकंड में खत्म हो गई, कम टाइम में सामने वाला सोच रहा है कि मैं 10 चीजें देख लूं। और ऐसे ही होता है ना। हाँ। आप एक कंटेंट क्रिएटर की 10 मिनट की वीडियो देखो या 10 कंटेंट क्रिएटर की 10 वीडियोस देखो अलग अलग, तो आप तो यहाँ 10 वीडियोस देख रहे हो। अब लोगों को आदत हो गई रील्स पे कभी भी जाके, आपको आप फोन खोलोगे तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके आधा घंटा कहाँ निकल गया रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में। लेकिन आप लॉन्ग वीडियो देखते हो तो आप बहुत सिलेक्टिव हो जाते हो। हाँ। कि अगर मैं अपना 20 मिनट 30 मिनट किसी पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मुझे उससे कुछ मिल रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ, मेरे को हंसी आ रही है, या मेरा टाइम ही फोकट जा रहा है। शॉर्ट्स में इतना नहीं सोचता इंसान, वो देखेगा अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगी तो स्क्रॉल। सही बात है। वो उस पर दिमाग लगाएगा ही नहीं। तो शॉर्ट्स का कंटेंट बनाने के लिए अपने को ऐसा क्या पंच लाइन डालना चाहिए कि सामने वाला देखे ही देखे? आपको गैप ही तो कवर करना है लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स वीडियो के बीच का। आपको ये तो पता करना है अपने ऑडियंस के लिए, आपके टाइप के कंटेंट के लिए, कि यार लॉन्ग वीडियो तो इंसान देखेगा नहीं, अब शॉर्ट्स वीडियो में तो बहुत सारे लोग हैं, अब मैं क्या अलग बनाऊं, है ना। तो आपको बस वो गैप फिगर आउट करनी है। ओके। कि आपकी क्या चीज वर्क कर सकती है। मतलब सीधी सी बात ये है कि हमेशा कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया करो ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि 90s में तो 90s के गाने लोग सुनते थे, लेकिन अभी के गाने लोग 90s के जैसे रिमिक्स कर देते हैं या AI जनरेटेड हो जाते हैं। हाँ। अब यार 90s में भी तो सुना था, है ना, तब तो लोगों को ऐसे ऐसा लगा कि ठीक है भाई। अभी नए गाने आ रहे हैं, लोग तो अभी के मुकाबले आप पुराने गाने उसमें कन्वर्ट करके सुना रहे हो। कुछ नया यूनिक हो गया। लोग रैपर्स जो है, रैपर्स रिमिक्स बना रहे हैं अलग अलग गानों की, है ना। नहीं तो पहले ओरिजिनल बनाते थे, रिमिक्स एक ट्रेंड आया, लोगों ने रिमिक्सेस बनाना चालू करे, वो कुछ नया। रिमिक्स पे बहुत सारे लोग चले। फॉर एग्जांपल एक हर्ष लिखारी करके बंदा है, हर्ष लिखारी, हाँ जानता हूँ। अब रिमिक्स की भीड़ में वो लड़के ने ओरिजिनल परफॉर्म करा। वो है ना, ये वही है ना हर्ष लिखारी, एक तो तेरा गम पड़ता है, जो उसके पापा का भी गाना आया था। वो नहीं सुना मैंने, हर्ष लिखारी ये जो भी है, जो नहीं, एक छोटा सा बच्चा पंजाबी लड़का हर्ष है। लिखारी, अच्छा माँ वाला गाना जिसने गाया था वो वायरल हुआ था। पापा वाला जो भी गाना था, बापू तेरे जैसे कुछ करके गाना था वो। तो रिमिक्सेस के बीच में आपने एक ओरिजिनल ट्रैक दिया ऑडियंस को, और आप कंसिस्टेंट हो उस चीज पे कि आप रोज नए लिरिक्स पटक रहे हो, रोज आपकी ओरिजिनल चीज पटक रहे हो। तो लोग सोचते हैं यार वाह यार, दुनिया तो हमको रिमिक्स सुना रही है, इसका तो ओरिजिनल सुनने को मिल रहा है। सही बात है। अब वो भीड़ में से एक इंसान उभर के आया, और ऐसे बहुत लोग फिर उसके बाद आए। अब ट्रेंड रिमिक्स का इंसान ने बंद ही कर दिया, अब ओरिजिनल वाले आने लगे, अब ओरिजिनल की भीड़ लगी है। अब इसी बीच अगर रिमिक्स वाला आएगा तो वो अलग से चमकेगा। सही बात है। बस आपको यही गैप फिगर आउट करना पड़ता है कि आपकी नीश में कौन क्या बना रहा है और उसमें क्या नहीं बना रहा है। अब जो नहीं बनाया जा रहा है वो आप अच्छे से बना दो, तो आप बन जाओगे। यस,
सॉर्टेड। और शॉर्ट्स में एक चीज मैंने ये देखी है कि शॉर्ट्स का ऐसा बोलते हैं कि बोले डेली डालना चाहिए, हाँ और डेली तो डालना चाहिए, बट इसमें टाइमलाइन वगैरह जो देते हैं, अगर मान लो जस्ट सपोज कि मुझे ये पॉडकास्ट का शॉर्ट्स डालना है, ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसमें से 30 जो शॉर्ट्स है वो काट लिए, निकाल लिया, अब मैंने ये शॉर्ट्स टाइम वाइज सिलेक्ट कर दी कि भाई डेली 6 बजे ये पोस्ट हो जाएंगे एक महीने के, ठीक है। तो वो चीज ज्यादा वर्क करेगी या मैं डेली 6 बजे जाके उसको पोस्ट करूं वो ज्यादा वर्क करेगी? शॉर्ट्स में हमेशा एक्सपेरिमेंट वर्क करते हैं। कैसे? जैसे मैंने जब अपने शॉर्ट्स डालना चालू करे थे तो 2 ही वीडियोस में मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स थे, सिर्फ 2 वीडियो में। तो मैंने तो एक माइलस्टोन 2 ही वीडियो में 2 ही दिन में अचीव कर लिया था कि 10,000 व्यूज थे दोनों वीडियोस पे और 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और दोनों वीडियो मैंने डाली थी 9 बजे 9:30 बजे रात के। लोग इस टाइम पे घुसने का सोचते ही नहीं है, सही बात है। कोई नहीं सोचता है कि मैं रात में 9 9:30 बजे वीडियो डालूंगा और मेरी चलेगी। आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर से पूछना, वो प्रेफर ही नहीं करेगा रात में वीडियोस डालना। 9 बजे तो आदमी कहीं और होता है। हाँ 9 बजे तो आप सूत में ही नहीं होते कि आपको क्या करना है, या तो आपको नींद आ रही है या तो आपको नींद दिलवाई जा रही है। ठीक है, 2 ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास। नथिंग डज इट बेटर। एग्जैक्टली। तो अगर मैंने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, मैंने सोचा यार अभी तो कुछ है ही नहीं, खोने को कुछ है ही नहीं, 0 सब्सक्राइबर्स है, नया चैनल है, कभी भी डाल दो, है ना, आज डालते हैं, है ना, क्योंकि पापा ने उस टाइम बोला था तू तो डाल दे, चले तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत चले तो चांद में, नहीं तो रात नहीं, तो रात में। हाँ मैं डाल दिया, वो 2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स। हाँ यार, उसके बाद मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक 8 से लेकर 10:30 तक कभी भी वीडियो डालता हूँ। एक आध बार तो मैंने 11 बजे भी डाली, वो मिलियंस में गई रात में। और जो YouTube की टाइमलाइन जो देते हैं ये लोग, तो ये बड़े वीडियो के लिए रहती है फिर? नहीं, जो आपको दिखाया जाता है YouTube स्टूडियो में, हाँ वो रहता है लॉन्ग वीडियोस के लिए। वो आपको ये बताता है कि आपकी वीडियोस, आपकी जो ऑडियंस है वो कब कब जागी हुई है मतलब YouTube चला रही है, एक्टिव है, राइट। अब वहीं शॉर्ट्स में ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स में आप सुबह 7 बजे भी डालोगे तो व्यूज आएंगे, रात में 11 बजे डालोगे तो भी व्यूज आएंगे, दोपहर में 3 बजे डालोगे तो भी व्यूज आएंगे। सीधी सी बात है, समंदर है तो कहीं ना कहीं मछली टकरा ही जाएगी। यस, स्क्रॉल होता है। कंटेंट अगर अच्छा है वो कभी भी चल जाएगा। अगर आपने वीडियो डाली उस टाइम अगर व्यूज नहीं है, 100 व्यूज आए, वो वीडियो 7 दिन बाद चलेगी और मिलियंस देखे जाएगी, वो आपको अकेले मोनेटाइज कर देगी। ऐसा भी होता है। डालो ना, नहीं डालोगे तो आप क्या सोच रहे हो, आप यूट्यूबर बन जाओगे? सही बात है। वीडियो डाली ही नहीं है उससे पहले आपने सोच रहा नहीं चलेगी यार, मेरे वीडियोस कौन देखेगा, वीडियोस तो डालो, सब अपने आप होगा। हाँ होता ही है। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 6 महीनों में मैं कर लूंगा। हो गए, कर लूंगा तो ठीक है, कर लिए, हो गए वो तो बस। घर वालों ने सपोर्ट करा कि चल तू कर रहा है, कर 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 कर। मेरी छोटी बहन है, उसने सपोर्ट करा कि वो भी इंटरेस्टेड रहती है सोशल मीडिया में, या मोस्टली मेरे को सपोर्ट करने में, है ना, कि बड़ा भाई उसको गाइड कर रहा है। तो वो तो मेन हमारा चैनल उसी की वजह से उठा, क्योंकि शी इज द सेंटर फेस। रूप एंटरटेनमेंट। हाँ। अब रूप एंटरटेनमेंट भी नाम हमारे घर में किसी का है ही नहीं। मेरी बहन का नाम तो कृतिका है। हाँ, ये कैसे पड़ा वैसे? हाँ, मेरे घर पे मम्मी का नाम भी कुछ और है, पापा का नाम से तो है ही नहीं। तो रूप एंटरटेनमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि दिवाली में आते हैं 5 दिन, ठीक है। एक्साइटिंग लग रहा है थोड़ा, बताओ। दिवाली में आते हैं 5 दिन, धनतेरस हो गई, भाई दूज हो गई, दिवाली हो गई, रूप चौदस हो गई, और एक और कोई सा दिन आता है, ठीक है। 5 दिन में से एक दिन आता है रूप चौदस, है ना। अब उसी दिन हमने चैनल बनाया था 11 नवंबर को, ओके, 2023, और उसी दिन थी रूप चौदस। तो हम बैठे डिस्कशन में क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। अब आउट ऑफ नोवेयर हमने नाम रख दिया रूप एंटरटेनमेंट। ओके। जबकि कोई सेंस ही नहीं बनाता कि आपके आसपास रूप नाम का कोई है ही नहीं, और आपने रूप नाम रख दिया, और मैजिकली वो चल गया। ओके। तो ये नाम मम्मी ने बताया था या पांचों का जो भी आप लोग? चारों का था। हाँ, हमारे डिस्कशन में निकला कि हमने, अच्छा रूप चौदस है, हाँ तो रख दो, रख दो में, मतलब अपन दोस्त नहीं रहते, हाँ चलो चाय पीना है, 5 किलोमीटर जाना, हाँ चलो चलो। 100 रुपए का तेल फूक के 5 रुपए की चाय पीने जाता है इंसान। तो हमने सोचा नाम रखने में कौन सा पैसा लग रहा है, सही बात है, रख दो, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो बदल देंगे, बदलने का भी ऑप्शन है। तो हमने चल गया और वही नाम हमने आखिरी तक रखा। और बाकी घर में और कौन कौन है? जैसे आप हो, मैं हूँ, पापा, मम्मी और मेरी बहन, तो हम चारों ही बनाते हैं कंटेंट। चारों ही बनाते हो? हाँ, फैमिली कंटेंट है, मैंने देखा है। हाँ भाई, वो तो इंटरेस्टेड है बहुत कि हमको तो मजे आ रहे हैं, पैसा तो अलग चीज हो गई, मजे आ रहे, बनाओ।
हाँ, हाँ, मैं तो पापा बिजनेस करते, मैं बंद करवा दिया, छोड़ो, यूट्यूबर बनते, यूट्यूब कराते। सब बनेंगे हाँ साथ में। हाँ, तो मैं यूट्यूब पे घुसा दिया सबको, सब। हाँ, मेरी बहन को मैंने पढ़ाई वढ़ाई तू छोड़, पास कर लेंगे सही अपन बात है भाई, पढ़ाई निकाल तो। ले, तो यूट्यूब पे आना, करा उसने, फुल फोकस हुए। अब उतना एटलीस्ट हम लोग जनरेट कर लेते हैं जितना आप अगर एक बिजनेस से निकालते हो, अच्छा। या आप एक आईटी कंपनी में जॉब करते हो, या आप एक फुल फ्लेजेड किसी की यहाँ नौकरी करते हो। इन टोटल हम्म। आप अब एक 1 मिलियन के यूट्यूब चैनल से निकाल सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है अच्छा है। और सब चीजें मायने एकदम प्रॉपर लाए टू लाए, सब चीजें चल रही है बढ़िया। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे कंटेंट भी सेकेंडरी है। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे एनवायरनमेंट में बनाया है तो वीडियो चलेगी। अच्छे एनवायरनमेंट मतलब कि फुल सपोर्ट आ रहा है अगर आपको घर से, है ना, कि आप सही बात है, नहीं तो इंसान का माइंड जो फक्ड अप माइंड, रहेगा तो नहीं, हाँ, वो पूरा टाइम नहीं दे आप पाएगा। रिलैक्स माइंड से कोई भी काम करोगे चलेगा, सही बात है। चलता है। और भाई जैसे आपने रियलिटी शोज भी करे हैं, करें। तो जो रियलिटी शोज के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि रियलिटी शोज जो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल? रियलिटी शो दलदल है। किस टाइप का? आप अगर उसमें घुसे हो हम्म। तो अगर आपको कोई निकालने वाला मिल गया हम्म। उस दलदल से, हम्म। है ना, रियलिटी शो के ऑडिशंस दलदल है। हम्म। अगर आप उसमें फंसे हम्म। तो आपको चाहिए होगा कोई ना कोई एक पर्टिकुलर बंदा जो आपको उस ऑडिशन से बाहर दलदल के कूदा दे, हम्म। कि आप निकल जाओ। हम्म। अब जितने भी मेजर रियलिटी शोज अभी चल रहे हैं, रोडीज, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, प्लेग्राउंड, और यही यही सब, है ना। और इन्हीं रियलिटी शोज में कास्टिंग टीम बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है। कैसे, वो कैसे करते हैं, मतलब क्या रोल होता है उनका? अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप किसी रियलिटी शो में जाओगे कैसे। हाँ। ठीक है, आपको एक कास्टिंग का बंदा पिक करता है ओके। आपकी प्रोफाइल देख के, हम्म। या आपके किसी दोस्त के रेफरेंस से। हम्म। ठीक है, आपको उसने पिक करा, आपने अगर ऑडिशन में अच्छा करा, आप सिलेक्ट हो गए, आप आगे चले जाओगे, है ना। वहां से लेकर ऑडिशन तक का काम करता है कास्टिंग वाला। ठीक है, उसके बाद आपकी मेहनत है। ओके। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग शोज के अलग अलग कास्टिंग टीम होती है, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं ऑडिशन क्लियर करने के। जैसे रोडीज में जो बंदा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो स्प्लिट्सविला भी निकाल सकता सही है, बात या उसको प्लेग्राउंड भी कर पाए वो, है ना। रोडीज का एक विनर है, वाशु। वो रोडीज जीता है, उसके बाद भी उसने प्लेग्राउंड करने की कोशिश करी, फिर ऑडिशन अच्छा। दिए उसने, हम्म। तो ना उसका ऑडिशन एयर हुआ, ओके। ना किसी को पता है कि उसने ऑडिशन दिया, पता ही नहीं है? पता ही नहीं है। तो ये बात आपको कैसे पता चली? यही तो फायदा है अच्छा, इन्हीं के मतलब बीच में रहने का। ओके। आप अगर रियलिटी शो की इंडस्ट्री में घुसे हो, आप यूट्यूबर हो, आपके पास Contacts जानते हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, तो आपको पता है, आपको ये पता रहता है कि इस सीजन में कौन आ रहा है, इस सीजन में कौन नहीं आ रहा है। बहुत लोग हैं, अपने इंदौर से बहुत लोग हैं जो गए थे, जो बहुत लोगों के सब जान पहचान वाले हैं, जिनका कुछ हुआ ही नहीं। पूर्वी भार्गव जो है, वो भी गई थी, ओके। वो भी नहीं आ पाई तो वो गई थी, मुझे तो पता प्लेग्राउंड नहीं में। चला, आपने बताया अभी। हाँ, क्या हुआ था एक्चुअल? पूर्वी भार्गव भी गई थी प्लेग्राउंड में, और सिलेक्ट नहीं हुई। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर मुझे जाना है प्लेग्राउंड में या ठीक है। किसी भी रियलिटी शो में ठीक है। इंटर होने के लिए, तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे मैं चीजें क्रैक कर सकता आपको एक यूनिक पर्सनालिटी रखनी है, हूँ? कि आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपको ये तो आता ही है। ठीक है, मेरा प्लस पॉइंट ये कि मैं रैपर हूँ, लेकिन मैं वैसा रैपर नहीं हूँ कि कमरे में घुसते थे, ए यो व्हाट्स अप, ऐसे करके कुछ कि ए ब्रो, है ना, कि व्हाट्स अप मामा, ऐसे कुछ है ना। तो मैं इस तरीके से बात नहीं करता। अब रैपर पर्सनालिटी और आपकी एक रियलिटी शो वाली पर्सनालिटी का मैं एक ब्लेंड हूँ, इसलिए मेरे को अप्रोच आती है, या मैं ऑडिशन में इतना आगे तक जा पाता हूँ। अब अगर आप रैपर हो, आप सोचो कि आप स्प्लिट्सविला क्रैक कर लोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपको रैपिंग ही आती है। अब इंसान को एक पैकेज होना जरूरी है, कि फिटनेस है आपके पास, ठीक है, आपको लुक्स चाहिए, आपको कॉन्वर्जेशन स्किल्स चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके बाद आप क्लियर कर पाओगे। वो चीज उनके ऊपर होती है कि उनको कौन सी चीज आप में से पिक करना है। हाँ, अगर आप 20 लोगों का ऑडिशन ले रहे हो, है ना, अब आपको 10 ही स्लॉट भरने हैं आपके शो के लिए,
तो आप 20 लोगों में से आपके पास 10 क्राइटेरिया है कि आपको एक एंटरटेनर चाहिए, आपको एक फिटनेस वाला बंदा चाहिए, आपको एक कपल चाहिए जिनका आप लव एंगल दिखाओ, आपको लव ट्रायंगल दिखाने के लिए 3 लोग चाहिए, भिड़वाना भी है। हाँ आपको एक बकचोद या एक बहुत ज्यादा मुचोदी करने वाला बंदा चाहिए जो लड़े, फोकट ही लड़े, एक क्रिंज बंदा चाहिए, एक इरिटेटिंग बंदा चाहिए, ठीक है, एक मोटिवेशनल बंदा चाहिए कि इसने कुछ उखाड़ के आया और यहाँ है। हाँ। तो ये 10 आपके पास एक बॉक्सेस हो गए। अब उसमें आपको सामान फिट करना है, मतलब ऑडिशन लेके उन लोगों को उसमें फिट करना है। हर शो का यही क्राइटेरिया होता है। ये सब स्क्रिप्टेड होता है? नहीं, स्क्रिप्टेड इस हद तक होता है कि शो वालों को पता है कि उनको क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, और मोस्ट ऑफ द चीज उनके हाथों में होती है कि किसको हीरो बता सकते हैं, किसको विलन बता सकते हैं। अच्छा, ओके। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग अच्छे अच्छे रियलिटी शो में होके आए हैं, उनको लगता है कि हमने तो फोड़ दिया, हम तो बहुत तगड़ा करके आए हैं, लेकिन जब बाहर एडिट होके एयर होते हैं एपिसोड्स, तब पता चलता है कि आप तो एक साइड कैरेक्टर थे। अच्छा, हीरो तो कोई और ही बन के बैठा है। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने इससे पहले लिया था आदि का, हाँ। तो आदि ने मुझे बताया था इस बारे में। हाँ, यही होता है। आदि वॉज द लाइमलाइट प्लेग्राउंड में डे 1 से। फुकरा इंसान का रोल दिया था उसको। डे 1 से वो लाइमलाइट में, डे 1 से वो हाईलाइटेड। उसके बाद शो में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली क्योंकि वो जहां दिखना चाहिए था उसको वहां दिखाया नहीं, हाँ। और जहां नहीं दिखना चाहिए था वो तो बराबर दिखा है। सही बात है। तो ये पूरा शो पे डिपेंड करता है। अगर 80% शो चला रहा है तो 20% आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वही बात है ना, आप अगर सोते रहोगे तो शो वाले आपको थोड़ी दिखा देंगे, आप अगर उनके फेवरेट हो तो। लेकिन आपने अगर करी भसड़, कुछ भी नया, आपने कुछ तो तगड़ा मचाया है अंदर, तो मजे आते हैं। तो शो वाले आपको दिखाते हैं। सीधी सी बात है यार, अगर मैं किसी का शो देखूंगा, कुछ शो देख रहा हूँ, तो मतलब उसमें अगर कुछ ऐसी चीज नहीं दिखी जो मुझे देखना है, तो मैं क्यों देखूंगा? मसाला नहीं मिला तो आपको वो दिखाएंगे ही नहीं। सही बात है। आप या तो पॉजिटिव मसाला दे दो, अच्छा ही करके दे दो, या तो नेगेटिव मसाला दे दो। नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव तो खैर। तो ये जितने भी आपने शोज वगैरह करे, इसमें से आपका फेवरेट कौन रहा है? मैं हमेशा से रोडीज बहुत ज्यादा फॉलो करता आया हूँ, एमटीवी के शोज बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से फॉलो करते आया हूँ, और कुछ कुछ रियलिटी शो के ऑडिशन के मेरे पास ऑफर आए, लेकिन मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। और वो रीजन आपके पास भी नहीं होता है। क्यों? अच्छा, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, जस्ट बिकॉज कि आप जहां जाना चाहते थे आप वहीं नहीं जा पाए, तो जो हाथ में आई हुई चीज रहती है आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। आपके स्टार्स उसको अलाउ ही नहीं कर पाते हैं कि आप वो चीज करो। या हो सकता है कि मैं अगर प्लेग्राउंड में सिलेक्ट हो जाता सीजन 3 में, तो मेरा 1 मिलियन का यूट्यूब चैनल होता ही नहीं। सही बात है। कुछ चीज अगर आपकी लाइफ में हो रही है ना, तो वो किसी कारण से ही हो रही है। अगर मेरा पहले यूट्यूब चैनल होता तो मैं शायद शो कर रहा होता और मैं उस लाइफ में घुस जाता, मतलब उस डायरेक्शन में घुस जाता रियलिटी शोज की। तो मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पाता। सही बात है। अब रियलिटी शो अगर मैं नहीं करा तो मैंने यूट्यूब पे फोकस करा, अब हो सकता है मेरे को अब मेंटर बना दे। भाई yes, भाई। और ये मैंने कहीं से सुना था, ये क्या चीज? कि वो आपका जो प्लेग्राउंड में एंट्री वगैरह थी जो भी था, उस समय एक्चुअल हुआ क्या था मुक्ता के साथ? भाई अच्छा है मेरा वो ऑडिशन वीडियो बाहर नहीं आया। क्यों, क्या हुआ था? क्योंकि मेरे साथ एक और लड़की थी जिसका ऑडिशन हुआ था, और वो भी एक रैपर है, और वो है एमिवे की एक्स। अच्छा, मुक्ता। एमिवे बंटाई की एक्स। एमिवे बंटाई एक्स। और वो मेरे साथ थी प्लेग्राउंड के ऑडिशंस में। पिंक कलर के मस्त आउटफिट में थी, है ना, मतलब अच्छे में थी। मैं तो सीधा इंसान हूँ, तो वो अच्छे में थी। और जैसे मैं पहले एंटर हुआ ऑडिशन में और रैप करते हुए गया, इम्प्रेस हो गए। बहुत सॉर्टेड, बहुत तगड़ा ऑडिशन जा रहा था। और फिर मेरे ऊपर बम फूटता है। क्या? कि मॉर्टल बोलता है कि आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? आपके साथ एक और रैपर है हमारे पास, हो सकता है कि आप उन्हें जानते हो। नशेट कौन? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मुक्ता। उन्होंने एमिवे की एक्स डायरेक्ट बोल दिया। डायरेक्ट बोल दिया एमिवे की एक्स। उसके बाद वो एंटर हुई और मैं तो पहले ही शॉक में,
इसको मेरे साथ क्यों कर रहा है? अब ये तो नहीं होगा कि हम दोनों में से कोई एक आ रहा है, ये तो नहीं होगा कि हमारा बैटल वगैरह कुछ होने वाला है। मैं तो प्रिपेयर रहता हूँ। उसके बाद जो हमने कंजड़वाड़ा मचाया है वहां पे, हुआ क्या था? पूरा जज पैनल इरिटेट हो गया। अब हमको वहां पे बोल दिया है कि एक दूसरे को रोस्ट करो, एक दूसरे के साथ रैप बैटल करो, है ना। और मैं काफी ज्यादा बिलो द बेल्ट चला गया रैप बैटल में, है ना, क्योंकि मेरे अंदर तो एकदम आग थी, मेरे को सिलेक्ट होना है। अब वो पता नहीं छपरी सा कुछ ना कुछ रैप कर रही थी, और मैं हाई एक्सपेक्टेशन से था कि मैं हो रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुक्ता मेरे मुझसे पूछा कि आप मुक्ता को जानते हो ना? हाँ, ये एमबीए की एक्स। हाँ। तो बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसके नाम से बुलाना बंद कर दो। अच्छा, मुक्ता ने ऐसा बोला आपको? मुक्ता ने मेरे को बोला फिर? कि मुझे एमबीए के नाम से मत बुलाओ। मैं ना, तेरा कोई वजूद है ही नहीं, तुझे लोग जान ही इसलिए रहे हैं क्योंकि तू एमबीए की एक्स है। हाँ। मुझे भी सच में यही पता है कि तू एमबीए की एक्स है, बाकी मैं तुझे जानता ही नहीं। क्योंकि इन्होंने खुद ने ही बोला है ये बात। हाँ, क्योंकि आप लव एक स्कूल में। लव स्कूल में अगर आए हो, आपने आपकी इमेज वैसी बनाई है कि अरे मैं तो एमबीए की एक्स हूँ, एमबीए ने मुझे धोखा दिया है। हाँ। आप जिसके नाम पे बने हो, ये तो आपको कोई जानता ही नहीं था। हाँ। आप जिसके नाम पे बने हो, आप हमेशा उसी के नाम पे ही जाने जाओगे। आप कितना ही अच्छा कुछ भी कर लो लाइफ सही में। बात है। फिर वहां इतनी भसड़ होने के बाद मैं चिल था कि चलो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे लिए एल्विश ने और टेक्नो गेमर्स ने बोल दिया था कि आप अब होल्ड पे हो, अब हम आपको बाद में हाँ। जब बचे जो बच जाएगा, हाँ। है ना, कि कचरा बच गया है उसमें से अगर कुछ लोहा निकलता है तो हम उसको भंगार बेचेंगे, ठीक है, वो वाला ऑप्शन बच गया। अब आखिरी में वो चीज हुई तो मैं फिर कॉन्फिडेंट में था भाई, मैं तो कि मैं तो फोड़ दिया एमबीए की एक्स को, मैंने तो निपटा दिया। अब मेरी बारी है, अब तो सिलेक्टेड हूं मैं, और अगर हम दोनों भी आते हैं तो कंट्रोवर्सी रहती, सही बात है ना। और मैं तो खत्म कर देता उसको, वो बेचारे रोती रहती पूरा सीजन अगर मेरे साथ आती तो। मैं तो खेल जाता, मैं तो सोचता भी नहीं, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि किसी के अगर खोने का कुछ है नहीं, पाने के लिए तो बहुत है। सही बात है। उसके पास खोने को बहुत है, उसकी एक इमेज है जो पहली खोई हुई है उसने, हाँ। है ना। अपन उसको और अंडरग्राउंड कर देते, हाँ। पर फिर किस्मत की बातें नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हाँ। अच्छा, इतना कुछ होता है, ओके। और उसके पहले तक मेरे को सबने बोल दिया था, टीम ने पूरी प्लेग्राउंड की, कि तू तो सिलेक्टेड है। और ये चीज हर किसी को बोली गई थी कि तू तो सिलेक्टेड है। दिलासा दे रहे थे बस। हाँ, सबको बोला, सबको बोला, जो थे उनको भी बोला, जो नहीं थे उनको भी बोला। और जिनका ऑडिशन लिए जाते हैं उनको भी यही बोला जाता है कि आप तो सिलेक्टेड हो, आपको तो हम सब दे रहे हैं, आप ही हो जो हो, हमारे शो में और कोई है ही नहीं, आप ही हो हीरो, आप ही हो विलन, सब आपसे ही, सबके आपके अराउंड सब घूमेगा। लेकिन जब आपको रियलिटी चेक मिलता है ना, कि जब आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो पूरी टीम बिखर जाती है, आपसे बहुत दूर चली जाती है। जब तक आप ऑडिशन तक नहीं गए थे तब तक टीम आपके बहुत क्लोज थी। हाँ। एंश 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 एंश, तू ये कर, तू ये कर, तू ये पहन, हाँ। तू ये कर, फुल सपोर्ट में आते थे, ठीक है। उसके बाद गायब, छू छू, रो रहा है इंसान, लेकिन वो तो उन्हीं के पास जाएंगे जो सिलेक्टेड सही बात है ना। है। लेकिन अच्छी बात ये थी रहती है कास्टिंग वालों की कि वो आपको सपोर्ट करते हैं आखिरी तक, है ना। अगर आप भी उनको अपनी जगह पे रख के देखोगे, मतलब आपको उनकी जगह पे रख के देखोगे, तो आप भी रियलाइज करोगे कि वो अपनी जगह सही रहते हैं, ठीक है। वो भी, उनके पास दर्जनों क्रिएटर्स आते हैं यार, वो एक पे फोकस नहीं कर सकते। एक पे फोकस भी नहीं, और वो ऐसा आपके साथ में ट्रीट भी नहीं कर सकते कि आप दूसरी बार ना हो। हाँ, नहीं कर सकते। मार्केट उनको, से चलेगा। हाँ, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए यार, इंसान काम ही करता है उसके बेनिफिट के लिए। मैं यूट्यूब करता हूँ पैसे के लिए, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं यूट्यूबर टिकटॉक में से लड़ाई में बोलूँ मैं तो यूट्यूबर के साइड हूँ, कोई सेंस नहीं बनाता, सही बात है ना। और जैसे रैपर में हो गया, बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो हिप हॉप के लिए जी रहे हैं। हाँ। चूतिया पाए, हाँ। हिप हॉप के लिए मैं जी रहा हूँ, हाँ। हिप हॉप इज माई लाइफ, हिप हॉप इज लव। हिप हॉप इज लव। हिप हॉप नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। हिप हॉप ने मुझे बाहर निकाला मेरे डिप्रेशन से, मैं बहुत ब्लैक जोन में था, हिप हॉप ने मेरे लिए इतना कुछ किया। ये सिर्फ बातें हैं,
ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने आपकी लड़ाई को सिर्फ टाइटल दे दिया है। जो आपने खुद ने लड़ी है, आपने उसका क्रेडिट भी हिप हॉप को दे दिया है। आपके घर पे परेशानी है, आपने रैप करके पैसे कमा लिए, आपने क्रेडिट किसको दे दिया? रैप को दे दिया। सही बात है। कि मेरी लाइफ में रैप आया, रैप की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यूट्यूब मेरी लाइफ में आया हाँ, तो मेरी अपनी जिंदगी उस बदल चीज गई। को स्टार्ट ही तो मैंने करा था, तभी तो वो आपने करा, आया। मेहनत आपकी, हाँ। सारी परेशानियों से आपने हैंडल किया। आप उसका क्रेडिट किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी भी फील्ड को नहीं दे सकते। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं जब से पॉलिटिक्स में घुसा हूं मेरी लाइफ बदल गई। नहीं हुआ। उन्होंने बहुत लंबा सफर देखा है। ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं चाय बेचता था, मुझे तो एक बड़ा चाय वाला बनना था, लेकिन पॉलिटिक्स मेरी लाइफ में आया तो मेरी जिंदगी बदल गई। आप उनके कभी ऐसे स्टेटमेंट सुनोगे ही नहीं। कोई भी पॉलिटिशियन होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा, या कोई भी सेलिब्रिटी होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा। शाहरुख खान के मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं एक्टिंग में घुसा और मेरी जिंदगी बदल गई। आई एम द लास्ट, क्या बोलता है वो? आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। हाँ, वो खुद को क्रेडिट देता है। आप वो इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसकी कहानी का मेन कैरेक्टर वो है। मैं हूं तो है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल गली बॉय मूवी है, ठीक है, नेजी दब्बा। अब लोग उसको रैप की मूवी बोलते हैं। ठीक है। रैप तो एक इंसान के अराउंड घुमा है, एक इंसान के अराउंड सारी स्टोरीज हुई है। रैप उसकी लाइफ का एक पार्ट है। सही बात है। अगर वो इतना केपेबल नहीं होता रैप करने के तो वो रैप कर भी नहीं पाता, ना उसके ऊपर मूवी बनती। तो ये जो फील्ड्स होती है ना, आप जिनको क्रेडिट देते हो, जैसे सचिन तेंदुलकर नहीं बोलेगा कि मेरे जीवन में जब से क्रिकेट आया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं होता है, क्योंकि वैसा उसने मेहनत करी है क्रिकेटर बनने के लिए, क्रिकेट ने मेहनत नहीं करी है उसको क्रिकेटर बनाने के लिए। दैट्स द ह्यूज डिफरेंस जो लोग बीच में भूल जाते हैं कि ये आप हो, आपने किया है, आप इसका क्रेडिट आप लो। मैं यूट्यूब को थोड़ी क्रेडिट दूंगा कि अरे यूट्यूब थैंक यू, आपने यूट्यूब शॉर्ट्स निकाला, आपने मेरे चैनल को इतना पुश किया, मुझे पैसा दे रहे हो, मुझे पैसा दे रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं हूं, मेरी फैमिली है, हमारी मेहनत है, और हमारी वजह से हमने इतना कुछ अचीव किया। सही बात है, एग्जैक्टली। आप हो, आप पॉडकास्ट बना रहे हो, तो आप ही थोड़ी बोलोगे जब से मैं पॉडकास्ट में आया तब से पॉडकास्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं बोलोगे। आपको पता है कि बिहाइंड द लेंस आप उस चीज पे कितनी मेहनत कर रहे हो। सही बात है। आपकी लाइफ स्टोरी क्या चल रही है, आपकी बैक स्टोरी क्या रही है, और उस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और उस सब से निकलने के बाद में फिर आप ये चीज फेस कर रहे हो, और हाँ। जो कि जिसमें आप खुद अकेले हो। एग्जैक्टली आपकी अच्छी चीजों पे अप्रिसिएशन भर भर के मिलेगी कि अरे वाह मैं यहाँ क्यों हूं, क्योंकि मेरी 1 मिलियन है। सही बात है? हाँ। मगर बोलता है ठीक है 15-20 हजार फॉलोअर्स है, हाँ। तो आप क्या, कोई भी पॉडकास्ट वाला होता वो मुझे इनवाइट नहीं करता। नहीं करता। सीधी सी बात है। रिज्यूम देख के ही इंसान को सिलेक्ट किया जाता है। एग्जैक्टली। तो आप हमेशा सामने वाले के जूते में पैर डाल के देखो कि क्या अच्छा, इसको इतने दिन से इतने कांटे चुभ रहे हैं यार। सही बात है? मेरे को लगा कि इसने तो जॉर्डन पहने हैं, हाँ। कंफर्टेबल है, तगड़े है, लेकिन आप देख ही नहीं रहे हो कि उसके अंदर सोल ही नहीं है। सही बात है। इंसान बिना सोल के शूज पहन रहा है। भाई आप जैसे रैपर भी हो, ठीक है। तो मैं कुछ रैप सुनना चाहूंगा आपसे। जैसे जस्ट सपोज का ये तो हो ही रहा है, जैसे अभी धनुश्री और चहल का केस हुआ है। ओके। ठीक है, तो जैसे धनुश्री उसे छोड़ के चलेगी, जो भी सिनेरी हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ है क्या आपके पास मजेदार? है, इसको हम एंड में सुनाते हैं। ठीक है, डन। और बाकी कोई ऐसा रैप जो आपने अभी तक रिलीज ना करा हो, या कुछ और? रिलीज है, लेकिन मैंने कभी इस चीज का प्रमोशन नहीं किया कि मेरे पास वो गाना है। तो गाना कहाँ है? पर वो गाना सैड है, आप सुनोगे? सुना दो भाई। पर लॉन्डो पे है। तो मैं लौंडी थोड़ी, मैं भी तो लौंडा ही हूँ, ट्रांसजेंडर नहीं हूँ। पर फर्क वही है ना कि लोगों को आजकल वो सुनना है कि मैंने इतना पैसा कमाया, इतने लोगों को मारा, ये गाड़ी में घूमता हूँ, है ना। जो असली रैप है ना, वो इंसान सुनना नहीं चाहता है। अच्छा। आजकल बात क्या चल रही है? मैन एम्पावरमेंट पे। हाँ,
अभी वो अतुल सुभाष का केस हुआ, हाँ भाई। ठीक है, उसके खिलाफ आवाज उठी, अब बैठ जाएगी। जो लड़की होती है ना, हम्म अगर लड़का कमा रहा है, हम्म ठीक है, लड़का कमा रहा है, तो लड़का कमाने के बाद में जब उसकी शादी होती है तो कभी एक मर्द ये नहीं बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए ये कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, या तो वो नहीं खुद बोलेगा, के लिए कभी जिएगा ही नहीं। नहीं बोलेगा। और जिस दिन औरत कमाती है ना, वो भाई मुंह पे बोल देती है कि मैं खुद के लिए कर रही हूँ। एग्जैक्टली exactly, मतलब आप डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि सारी लड़कियां ऐसी, हाँ, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ लड़कियां द। ऐसी, लेकिन आप अगर उस बीच में से किसी को निकाल लेते हो, आपकी लाइफ में कोई आ जाता है, दैट इज बेटर फॉर यू। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द लड़कियां ऐसी वो बोलती है कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूं। अब मुझे मर्द की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, वाई आई नीड मैन, सही बात है। मैं हूं जो हूं। हम्म आप देखोगे कि रेप केसेस होते हैं, जब भी रेप केसेस होते हैं और जितने भी वाहियात हरकत जिन लड़कों ने करी होती है, वो तो गलत है ही ऑब्वियसली, लेकिन उन्हीं के साथ साथ एलिगेशंस सारे मर्दों सारे पे आ लड़कों जाते पे आ हैं जाता है। कि लड़के अगर रात में घूम रहे हैं और लड़कियां उनके सामने से निकल रही, तो वो लड़के गलत ही है। रात में 1 बजे कोई ग्रुप खड़ा है तो सारे लड़के गलत हो जाते हैं, अगर वो एक लड़की उसको रास्ता पार करना है तो। सही बात है। नाउ यू कैन डिसाइड कि वो लड़के अच्छे हैं या बुरे हैं, व्हाट इफ वो अच्छे हैं, सही बात लेकिन आपने तो उनका एक कैरेक्टर डिजाइन कर दिया ना, माइंडसेट में कि रखा है हाँ, आपने तो एक अपनी माइंड में इमेज बना ली कि यार वो तो वैसे ही है, आपने। राइट। सेम चीज, सही, ये चीज होती ही है भाई। लड़के, एक ने रेप करा, पूरी मर्द जात पे बात आ क्वेश्चंस आ जाएगी। गए, ठीक है। हम्म एक अतुल सुभाष की वाइफ ने ऐसा करा, हम्म किसी लड़कियों पे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत करी और बहुत डिफरेंस आया, अब मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी लड़कियों को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बैलेंस ही नहीं कर पाए मैन और वुमेन को एक साथ। आपने एक साइड चूज कर ली कि लड़कियां गलत, तो एक ही गलत है, लेकिन लड़का एक गलत है तो सारे लड़के गलत है, तो एक कैरेक्टर एसोसिएशन दोनों का बहुत मेल नहीं खाता कभी। ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात तो बहुत बड़ी हो गई। इसी पे एक रैप लिखा है, बताओ। मैन एम्पावरमेंट मैन पे। एम्पावरमेंट इतनी बात करी क्यों इंसान ने, हाँ। रैप सुनाने के लिए। अच्छा, फिर बताओ। कितने लड़के ऐसे जिनका छूटा ख्वाब आदा, मैं भी डर में काश अपना फ्यूचर झांक पाता, वो इंसान नहीं जो हाथ फैला के मांग पाता, कुछ लोग उसी का खाते जो रख गए उनके बाप दादा। तुम्हें क्या लगता है कोई मर्द नहीं रोता, दिल पे लगने बाद उसको दर्द नहीं होता, इतने टेंशन सर पे क्या रातों में सही सोता, क्यों औरत और मर्द में हमेशा गलत वही होता, पैदा होते ही जिम्मेदारी सर पे, कैसे खर्चे उठाऊंगा मैं घर के, जब अपने साथ देते नहीं अपनों के, तब सपने सपने रह जाते सबके, हर कोई रोया नीचे तक ये के सर, कैसे जता दूं क्या होता ऊपर ये असर, घर वालों के ताने आते हैं अक्सर, दोस्तों और प्यार पूरी कर देते हैं कसर, समझा समझा के करके बातें लग रहा पाप काटे, कितने खासे साहब बजा दे खुद का जीवन जान पाते, दिल लगा के गाली खाते, खुले कबर की जिंदा लाश लाश साले गांधी खा के अपना जीवन बेच खाते, कल की सोचे मन विरोध कुछ बड़ा सा चाहे, सपने को पाना चाहे रोक लेती आर्थिक आय, सोना चाहे सोना पाए, रात भर ये सोच खाए बोझ सा है कंधों पर ये जिंदगी भर लादना है, उड़ना चाहे समाज काट देता पंख, सारे बोले काबिलियत जबाते अंक, खुद की नहीं घर वालों की भी सोचता हूं, नहीं तो कब से सफर का कर देता अंत, मैं ऐसा सोचता नहीं मर्द या औरत बड़ी समाज करता बात नहीं, कैसे करे बराबरी की जिसकी जेब मोटी, औकात में बड़ा वही क्यों आदमी कला का कला से ही खड़ा नहीं, हाँ मैं जानता हूं मेरी उम्र नहीं ऐसी, बातें करने को जैसी कर रहा हूं वैसी, जो सुनता समझता वो जुबान में लाइनें लिखता हूं जैसे देखता हूं खूब वैसी, कब तक जिंदगी का कड़वा सच्चा हूं, मुझे पता औरत होती माँ बहन बेटी और बहू, तो क्या मर्द नहीं होता बाप भाई और बेटा, इतने तो आप समझदार, इससे ज्यादा क्या कहूं। भाई साहब नेक्स्ट लेवल, क्रेजी हो गया भाई। एक चीज ये है कि भाई आपका रैप सुनने के बाद मुझे एक रैपर की याद आ गई है, जो कि अपने इंदौर से ही है, लश्करी। तो क्या लश्करी अभी हसल विनर रहा है। अच्छा, तो क्या अच्छा। जानते हैं आप उसे? हाँ जानता हूँ, तो बस बहुत अच्छे से। क्या जानते हैं उसके बारे में? लश्करी जैसा है, काश वो वैसा होता। क्यों, ऐसा क्या हो गया ना? एक स्टोरी से समझते हैं इसको। ठीक है। आप एक रैपर हो, ठीक है, आपको अब रफ्तार के साथ कोलैब करना है, रफ्तार ने बोला कि 20 लाख रुपए लगेंगे मेरे साथ गाना गाने के लिए, क्या रफ्तार गलत है? नहीं, उसका नाम है उतना बड़ा तो इसलिए वो तो चार्ज करेगा, लेगा, पैसे लेगा, ठीक है। अब आपने रफ्तार को डिस कर दिया, अच्छा हाँ,
तूने मेरे से पैसे कैसे लिए? हम्म कोलैब के लिए? तू तो कहता है तू आर्टिस्टों को सपोर्ट करता है, हम्म तूने मेरे से इतने पैसे कैसे ले लिए? हम्म ठीक है, अब आपने उस पर डिस कर दिया इन्हीं बातों को लेके। ठीक है, अब क्या आपने सही किया नहीं। कि चलो अब आप मान लो कि आप रफ्तार की जगह हो, हाँ इतना अच्छा नाम ओहदा, हाँ और आपने सोचा कि आपके पास कोई बंदा आया बोला कि मेरे साथ कोलैब कर लो फ्री में, क्या आप करोगे? नहीं। ठीक है, अभी आप पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है। लश्करी ने बोला पैंथर से, अच्छा। पैंथर भाई हाँ मेरे साथ एक कोलैब कर लो। हाँ। पैंथर ने बोला 5 लाख रुपया लेगा। अच्छा, मात्र। मात्र। ठीक है। ठीक है, उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया, देखो लश्करी जी 5 लाख रुपए तो लगेंगे एक कोलैब के। लश्करी बोला अच्छा इतने पैसे, रुक तेरे को डिस करता हूं। अच्छा, ये रैप डाला हुआ है? यस, लश्करी ने कर दिया पैंथर को डिस। ठीक है, अब यहां गलत कौन हुआ? लश्करी। क्योंकि अगर आप, अब लश्करी हसल जीता है, ठीक है, अब वो बोलेगा, कोई भी नया रैपर लश्कर के पास जाए, वो बोलेगा लश्करी भाई मेरे साथ कोलैब कर लो। लश्करी क्या बोलेगा? हाँ हाँ कर ले, आजा कर ले, पैसे चार्ज करेगा, है ना? एक तो वो फ्रेम में आने के लिए, एक फुटेज के लिए भी पैसे लेगा भाई, क्योंकि नाम हो गया उसका। एग्जैक्टली। उसने तो हसल पे भी गाना गाया है, उसमें उसने इसके स्टेटमेंट है कि 10 लाख का वर्स मेरा, कि अगर आप मेरे साथ कोलैब करते हो अच्छा। तो अब मैं 10 लाख रुपए लूंगा। मतलब आपको अब कोई भी डिस करे आता जाता, सही बात है। आपसे पैंथर ने पैसे मांग लिए, आपसे कोई पैसा मांग ले तो वो गलत, ये बात भी है। ठीक है। अब उसने उसने डिस करा, उसके बाद वो लाइमलाइट में आया, ठीक है, उसने उसका शो करा हसल, ठीक है। हसल में आप एक चीज बता दो कि उसके सारे गानों का सेंटर पॉइंट क्या था? उसका, उसकी लाइफ जर्नी। ठीक है, मुझे मेरे मम्मी पापा रैप नहीं करने दे रहे, मेरे घर से मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं, मैंने गरीबी देखी है, ठीक है, फलाना ढिमकाना दिक्कत है। क्या आपकी लाइफ में वो दिक्कतें नहीं है? सबकी लाइफ में होती है यार। मेरी लाइफ में वो दिक्कतें नहीं है, सबकी लाइफ में होती है, हर मिडिल क्लास की लाइफ में होती है। अब उस पे उसने अपना पूरा रैप करियर टिका के रखा था हसल पे। अच्छा। उसके मोस्ट ऑफ द गाने, अगर जितने भी इमोशनल गाने आते थे वो सारे उसी ऊपर बेसिस होते थे। तो क्या ये विक्टिम कार्ड नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? विक्टिम कार्ड ही हुआ ये, है ना? पूनम पांडे ने जो एक फेक करी थी अपनी डेथ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जो मतलब फिर वो बाद में वो आ गई थी, लाइव आ गई थी, फिर उसने बोला कि मैं मरी नहीं हूँ। डेथ के बाद उसके सब लोगों ने एक स्टोरी लगाई, पूनम पांडे ये, पूनम पांडे वो, विक्टिम कार्ड कैसा खेला। मेरे दोस्त हुकुम दोस्त का सबसे बड़ा फैन है, उसने तो 3-4 स्टोरी एक साथ डाल दी थी। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपने, आपको सिंपैथी मिली लपक के, आपको वोट्स मिले बहुत अच्छे से, ठीक है, आपने लोगों के साथ दोस्ती वैसी करी कि जो वो बाहर बंदा होगा उसके वोट्स भी आपको मिलेंगे। गेम प्ले, ठीक है, आपने ये करके चलो मान लिया शो जीत लिया, ठीक है, उसके बाद आपको, आप कहीं भी जा रहे हो तो इतनी अकड़ में जा रहे हो, ठीक है, इतने ज्यादा ईगो में जा रहे हो, जिन लोगों ने आपको उठाया है आप उनके लिए इतनी ईगो रख रहे हो। लश्करी के मैटर होते थे इंदौर में, ठीक है, मेरे घर के पास भी हुए। लश्करी ने सबसे पहला फोन मेरे को लगाया, तो लश्करी का फोन आता है कि अंश भाई ऐसे ऐसे विवाद हो गए, है ना, अब मैं आऊंगा आपके उधर, तो थोड़ा संभाल लेना यार, आपकी जान पहचान का होगा वो बंदा, है ना। और उसके बाद आप हसल में गाने गाते हो, है उल्टे करम जैसे गाने, और जो भी गाने गाए उसने, है ना, कि उसने अपने आप को ऐसे दिखाया कि मेरे साथ वाले ऐसे लौंडे हैं कि हम तो लड़ लेते हैं, कहीं भी कोई भी आए देख लेते हैं, मेरा ही कौन लगता है। तो तुम रियल तो बनो, सही बात है, तुम जैसे हो वैसे दिखाओ। अब मैं थोड़ी हर गाने में वैसा बता रहा हूँ कि मैं लड़ाई झगड़े करता हूँ, अब मैं थोड़ी हर गाने में लौंडियाबाजी दिखा रहा हूँ, है ना। अब मैं थोड़ी हर गाने में रो रहा हूँ कि मेरे जीवन में इतना कुछ हो रहा है, ठीक है। आप एटलीस्ट गाने वैसे बनाओ जैसे आप हो, और आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, नेशनल टीवी पे हो, तो आप वहां सच्चाई दिखाओगे। उसने क्या करा, उसने सारी वो सारी चीजें दिखाई जिससे वो एक ऑडियंस को ग्रैब कर सकता है, ठीक है।
आप एक इमोशनल गाने बना रहे हो, आप हर मिडिल क्लास बंदे को रिलेट करवा रहे हो अपने साथ, आपने अपने वोट्स बढ़ाए। उसके बाद आपने हर गैंगस्टर टाइप के गाने बना दिए कि हर जो टीनेजर है वो आपके गाने बजाए और आपको वहां से भी वोट्स आए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। बाकी था। तो ये जो इसकी बातचीत है ना, ये बहुत ज्यादा फेक है। अच्छा, मतलब ये फेक ही है, बंदा रियल नहीं है। था, रियल था, जब तक ये हसल में नहीं चला गया तब तक। तो आपका सीन ऐसा के साथ में क्या हुआ था? मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब इसने और मैंने रैप सेम टाइम पे चालू किया था, सेम ईयर में चालू किया था। और उसके बाद हम लोगों ने साथ में शोज बहुत सारे करे, जिस शो पे ये रहता था उस शो पे मैं भी रहता था। और आप मानोगे नहीं कि जब मैंने अपना ब्रांड पहली बार स्टार्ट करने की सोची थी, हाँ। है ना, और जब मैं इंस्टाग्राम पे क्लोथिंग ब्रांड चलाता था, तब पहला कस्टमर लश्करी था। अच्छा, और उसको ये बात पता थी कि ये आपका ही है? हाँ, मैं गया था क्योंकि दोस्त है ना, मैं हाँ, थोड़ी, सही बात है। मैं गया, मैंने बोला भाई ये देख हम्म। तेरे लिए, है ना, बढ़िया, उसको टी शर्ट दिखाई इसके लश्करी नाम वाली। हाँ, ठीक है, अभी भी है उसके पास? हाँ है, बहुत वीडियोस में पहनी हुई है उसने। ओके। ठीक है, वो उसने मुझसे खरीदी। और घर जैसे माहौल था, अपन भी उससे अच्छे से बात करते, तो मैं उसको ये तक बोल गया था कि भाई तेरे को कभी भी कुछ लगे, है ना, क्योंकि मेरे को अपने से ज्यादा सामने वाले के दुख बड़े दिखते हैं। सही बात मैंने उससे बोला कि तेरे को कभी भी कुछ भी लगे तो मेरे को बिंदास फोन लगाना, और मैं तेरे लिए हूँ, मतलब भाई बोला है, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, है ना। और वो बहुत अच्छा लड़का भी है। हाँ। ठीक है, लेकिन जब सर चढ़ती है ना चीजें, हाँ। नहीं नहीं, हाँ। नया पैसा, नई लाइमलाइट्स, सर चढ़ती है तो इंसान बहक जाता है। भौरा जाता है, क्या करूं? हाँ, उसको मजे आने लगते हैं। ठीक है, तो उसका हसल में जैसे सिलेक्शन हुआ, सबसे पहली और सबसे वाहियात चीज उसने ये करी, उसने एक स्टोरी लगाई कि जितने लोग भी मेरा काम सपोर्ट नहीं करते हैं मैं उन सबको अनफॉलो मार रहा हूँ। अच्छा, मतलब सीधी सी बात ये है कि मेरा अब काम हो गया भैया, मैं बन गया हूँ, मैं हो गया हूँ आगे। यस, तो आपने जो भी करा हो, अब मुझे मतलब नहीं, आप, आप बाढ़ में हाँ, जाओ। अब आप जो मेरे साथ रहता नहीं है, है ना, जो मेरे साथ जो रोज रहता नहीं है, उन सबको अनफॉलो कर रहा अच्छा, तो गलत हूँ। है उसी यार। टाइम पे उसने बहुत लोगों को, इंदौर के मोस्ट ऑफ द रैपर्स को अनफॉलो किया, जिसमें एक मैं भी था। बहुत सारे उसके दोस्तों को भी अनफॉलो किया। ठीक है, तो ये चीज आपको कहाँ ले जाएगी कि आप के लिए जो बंदा खड़ा रहता था, तूने मुझे फोन लगाया, वो जबकि अनफॉलो करने के हफ्ते भर पहले की बात थी, फोन जब आया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने बोला ठीक है भाई, तू जब भी आएगा मैं हूँ, और कुछ नहीं होगा, अपन सॉर्ट करा लेंगे सब हाँ। चीज़ें। हाँ। ठीक है, और तुम एक हफ्ते बाद ऐसी स्टोरी डाल रहे हो कि मैं तो असल में जा रहा हूँ, ये वो, और मैं अनफॉलो डाल रहा हूँ। हसल का नहीं डाला था उसने, वो डाला था कि अब से जो मेरे को सपोर्ट नहीं करता था आज तक, मेरे गाने शेयर नहीं करता था, मैं उन सबको अनफॉलो मार रहा हूँ। एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ कि मैंने और क्या किया लश्करी के लिए। मेरे को एक लीड आती है कास्टिंग की तरफ से, क्योंकि मैं प्लेग्राउंड करके आया हूँ। मेरे को किसी ने बोला कि एंज, आप उस रैप शो का पार्ट बनोगे जो अभी अनाउंस भी नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ। ठीक है, ये मैं पहली बार ही बता रहा हूँ कि वो अनाउंस भी नहीं हुआ है और आप उस रैप शो का पार्ट बनोगे। तो आप और आपको जिसको लाना है उस रैप शो पे, आप देखना चाहते हो अच्छे रैपरों को, हाँ। ठीक है, हाँ। तो आप उनका हमें नाम दे दो, क्योंकि आप तो इन हो। तो जितना भी ऑडिशन प्रोसेस था वो सब काट के मैं उस शो में इन हूं, और मैं किसी को भी इन कर सकता था। अच्छा, मैं चाहता आपका अथॉरिटी थी वो? मैं बता सकता था कि मैं सजेस्ट कर सकता था कि ये बंदा है। सबसे पहला कॉल मैंने किसको किया? लश्करी को। लश्करी को। हाँ। ठीक है, लश्करी हसल कर रहा है, उसने नहीं भाई, ठीक है, उसने नहीं कर रहा हूं ये सीजन। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा कोई बात नहीं, एक रैप शो है वो करते हैं अपन साथ में, है ना। नाम क्या है शो का? वो मुझे भी नहीं पता, वो अनाउंस टू बी अनाउंस वाला शो है। अच्छा, ओके। एक अच्छे बड़े ऐप पे आने वाला है। अच्छा, ओके। ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब इतना ठीक ओटीटी है, पे आने वाला ठीक है। है, प्रमोशन नहीं ठीक करना, है, ठीक है। ठीक है, तो उस शो के लिए मैंने उसको बोला कि अपन साथ में करते हैं। और अब यहाँ देखो ना कि मैं उसके लिए
खड़ा था कि चलो तेरे को, तेरे घर का मैंने सीन देखा है क्योंकि तू विक्टिम कार्ड तो शुरू से खेलता है, हाँ। मैं तेरे घर का सीन देखा है, भाई बोला है तेरे को जरूरत पड़ी है, चला शो करते हैं। मैंने उसको लगाया, ठीक है, उसने बोला कि हाँ भाई डन 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 डन। मैंने बोला और किसी को मत बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रैपर्स जो मेरे को जानते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो लश्करी ने बोला कि ठीक है भाई मैं तो आऊँगा, है ना, मतलब जैसा भी मेरे को अपडेट करते रहना, है ना। और उसके 2-3 हफ्ते बाद ही उसने अनफॉलो वाली चीज़ कर दी थी। अच्छा। तो क्या मेरा उसका इतनी बातें बोलना जायज़ नहीं है? क्यों नहीं भाई, अगर दोस्त थे तो। दोस्त तो था, हाँ मतलब थे। अब तो कुछ है ही नहीं, हाँ। क्योंकि सामने नहीं रखा, सामने वाले नहीं रखा। हम्म। मैं तो पूरी कोशिश करी कि आओ अपन तो भाई हैं, सही और बात। अपन तो ऐसी किया ना भाई कि अगर भाई बोल दिया तो दोस्त कितनी ही गांड मरा है, हाँ भाई भाई है, सही बात है। ठीक है। लेकिन जब भाई आपके साथ करने लगता है तो भाई मारनी जरूरी होती है। सही बात है, पता तो चले उसको, ये बात तो पता चले कि भाई एक्चुअल में तू एग्जैक्टली ये है। एग्जैक्टली। और ये चीज किसी को पता ही नहीं है ना। आप अगर किसी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, जब आप कुछ नहीं थे तब उस इंसान ने आपके लिए इतना कुछ करा है, तो आप तो बहुत शातिर निकले। जब आपके पास सब आया आपने हाथ खड़े कर दिए भाई कि अब तो मैं किसी के लिए कुछ हुई नहीं, और ना मेरा कोई है। मेरा कोई है। भाई जिस बंदे ने किसी के लिए कुछ करा है ना, और फिर वो बंदा निकल जाए और फिर एट द मोमेंट बिचिंग करे या कुछ भी गलत होता तो बहुत, फिर हाँ, वो चीज बहुत बुरी लगती है। बहुत बुरी लगती है भाई। मैं इतना सब करने के बाद आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि इंसान चलो आपके साथ दोस्त है, माच फॉलोइंग है, माच कोलैबोरेशन, माच है कि आपका प्रमोशन किसी भी चीज का, सही बात है। आप एक बॉन्ड बना के रख सकते थे, ठीक है। सबसे पहले मेरे को जब पता चला कि हसल में आ रहा है तो मैंने उसको कॉल लगाया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। आप इतने बड़े हो गए बहन, फोन नहीं उठा रहे हो। एग्जैक्टली सही बात है। इतना तो मैं झेल ही नहीं सकता ना, सही बात है। कि आप कुछ करते हो तो आप थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन रखते हो, आप अपनों के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हो कि चलो यार मैं कुछ कर रहा हूं, आज मैंने इसके लिए कुछ करा। आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि आप कुछ चाहते हो उससे, दोस्ती लेकिन में जब आपको चाहना नहीं होता भाई, कोई लेकिन जब आपको वो नहीं जरूरत होता। पड़ती है हाँ। तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि ये तो मेरे साथ खड़ा ही है। हाँ, अब मैं कहीं लड़ने जा रहा हूँ तो मुझे तो पता है ना कि मुझे एंच को फोन लगाना है। एग्जैक्टली लगाया, उसने भी लगाया। हाँ, हाँ, तो वही तो बोलो, मुझे तो पता है ना मुझे एंच को फोन लगाना है, पर एट द मोमेंट पे अब जब मैं एंच को फोन लगा रहा हूँ मेरी लड़ाई का कोई नहीं उठा रहा। ये भी बात है। तो अब मतलब नहीं है उसके साथ कुछ भी बॉन्ड रखने का, और ना मैं अब चाहता हूँ, क्योंकि अब अगर मैं उसके साथ बॉन्ड रखना चाहूंगा तो दुनिया यही कहेगी कि थूक के चाट लिया। वो तो इतना बड़ा इंसान बन गया, अब तो एंश तो जाएगा ही सब ना उसके बोलेंगे। पास। हाँ भाई, ऐसा भी नहीं है कोई इंसान के ऐसा होता है कि मतलब तुम बड़े बन गए हो तो भाई हाँ, बड़ा बना है, ठीक है। हाँ, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन की नेचर बता रहा हूँ एग्जैक्टली। कि टैलेंटेड तू भी है, मैं भी हूँ, हाँ, ठीक है। इंसान तू भी है, मैं भी हूँ, जहां तू आ जा मैं भी जा सकता हूँ। सच बात भाई। और एक और चीज है कि उस टाइम जब मैंने उसको फोन लगाया था शो के लिए, तब ऑलरेडी मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे। मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा था, मैं उतना अर्न कर रहा था जितना इसको हसल वालों ने भी नहीं दिया। अच्छा। हाँ फिर। ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर मैंने इसको फोन लगाया, भाई फिर दिल दरिया और समंदर। मेरे पास तो सब है, मैं तेरे को फोन क्यों लगा रहा हूं कि कुछ है? अब थोड़ी, अब तो कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। भाई अभी आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो आप एक तो रैपर हो, तो कुछ फ्री स्टाइल लिखा तो 100% होगा आपने, तो मैं चाहता हूँ कि वो बताओ आप। ठीक है, थोड़ा बहुत अरेंज करके सुना देते हैं। ठीक है। ओके। भाग 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 आए तेरे पिताश्री, हाईएस्ट विकेट टेकर में क्या उखाड़ेगी धनश्री, वित्तम कार्ड खेल के ये बात करे इंडस्ट्री की, बड़ी बातचीत मुझसे क्योंकि मैं ही इंडस्ट्री। फटी पड़ी तो इन्हें याद आता एंज भाई, रोने धोने से ही तो इसके सारे फैंस आए। हिपोक्रेसी की सीमा इसने लाद दी, फेक सिंपैथी भाईचारा फेक और फेक इसकी बात भी। भाई साहब पूरा एक बार में भरा हुआ निकल गया। और निकल गया, बहुत बाकी है भाई, वो तो धीरे धीरे आएगा सब बाहर। आप सभी ने पूरा पॉडकास्ट देखा, और अंश भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अरे। आए और आपने पूरा माहौल बना दिया। थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू ऑल्सो। और भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, वो जाके आप देखिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है, भाई की वेबसाइट है, तो भाई बताएंगे उसके बारे में थोड़ा। मेरे ब्रांड का नाम है ड्रिपी फेलो, और
यस, ड्रिपी फेलो मतलब होता है गिरता हुआ आदमी, और गिरते हुए आदमी ने एक बड़ी सी वेबसाइट बनाई है और बहुत ही प्यारा ब्रांड बनाया है जिसपे 1000 से ज्यादा प्रिंट्स मिलेंगे, जो किसी भी ब्रांड पे नहीं मिलते हैं। वो ब्रांड्स तो बना लेते हैं लेकिन प्रिंट्स या डिजाइन नहीं निकालते, वही 4-5 डिजाइन लाते हैं, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं बहुत सेक्सी प्रिंट्स। जाके देखो, खरीदो ड्रिपी फेलो। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू। लव यू हार्डर, डीपर।